अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, सवाल जवाब के इस सिलसिले में आपको खुश आमदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो है फ़हीम कुरैशी साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि उनको जब वो सांस लेते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं और उसके अलावा ये है कि उनका जो सांस की नाली है उसमें शदीद दर्द होता है। अगरचे डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको इन्हेलर से फ़ायदा होता है। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि सांस को 15 से 20 सेकंड रोकें तो उनको चक्कर आते हैं। फ़हीम, सबसे पहली तो बात यह है कि आपने अपना सांस जो है ना वो 15 से 20 सेकंड के लिए बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि अगरचे शुरू में कुछ ऐसी इस बारे में कहा जाता था, लेकिन अब खसूसी तौर पे हम मना करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आपने रोक के ऐसे टेस्ट नहीं करनी, बल्कि उसका बेहतरीन तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल, कि जिसके ऊपर आप अपनी जो ऑक्सीजन की मिकदार है आपके खून के अंदर उसको मालूम कर सकते हैं अपनी उंगली पे लगा के। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि अगर आपको इन्हेलर से फ़ायदा होता है और आपको सांस की जो नाली से आवाज़ें आती है और उसमें शदीद दर्द आप कहते हैं, तो देखें जो सांस की नाली आगे होती है और इसके पीछे खुराक की नाली होती है, तो बाज़ औक़ात हमें खुराक की नाली में दर्द होता है और बाज़ औक़ात सांस की नाली में। अगर आपको महसूस होता है कि ये आपको दर्द है और आपको इन्हेलर से फ़ायदा होता है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह कि जब आप डॉक्टर को चेक करवाने जाएं तो डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगा के जो हम जो सांस को चेक करते हैं, जिस ट्यूब के जरिए डॉक्टर कानों में लगा के चेक करता है, स्टेथोस्कोप जिसको हम कहते हैं, तो वो लगा के देखेगा। अगर आपके सीने से सीटियों की आवाज़ें महसूस होती हैं उस स्टेथोस्कोप लगाने के बाद डॉक्टर को, तो फिर आपको सांस की नाली की तंगी है, जैसे कि होता है बाज़ औक़ात अस्थमा के मरीजों में, COPD के मरीजों में, और बाज़ औक़ात अस्थमा जैसी कैफियत कुछ लोगों में पैदा होती है जब उनको चेस्ट की इन्फेक्शन हो, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको सांस की नाली का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यानी तेज़ाबियत जो मैदे से खुराक वाली नाली में आ जाती है, तो क्योंकि सांस की नाली के साथ ही वो भी मौजूद होती है तो बाज़ का उसका दर्द होता है, जिसके लिए आपका डॉक्टर आपको जो PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की दवाई हम कहते हैं वो आपको तजवीज़ करेंगे कुछ अरसे के लिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप किसी भी ऐसे डॉक्टर को चेक करवाएं जो आपको बाकायदा डिटेल में एक दफ़ा देख लें, तो आपका ये मसला हल हो सकता है। लेकिन आप घर में किसी भी किस्म का तजर्बा ना करें, बल्कि डॉक्टर से ज़रूर बात करें या मशवरा करें या उनको जाके दिखाएं। उसके बाद पायरोटेक्निकल गुरु जो हैं उन्होंने कहा है कि थैंक यू वेरी मच सर, यू आंसर्ड माय क्वेश्चन, प्रे टू अल्लाह दैट वायरस बी गॉन लाइक इन 2020, थैंक्स डॉक्टर साहब। तो पहली तो बात है कि आपका शुक्रिया कि आप लोग सवाल पूछते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और आप लोगों की वजह से मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेट होता हूँ। और कोई भी जो चैनल है यूट्यूब का, वो अगर कभी कामयाब हो सकता है तो वो उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके जो व्यूअर्स होते हैं, वो उनकी वजह से कामयाब होता है। आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जहाँ तक आपने ये दुआ दी है 2021 के लिए, मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा यकीन है कि हम 2021 में हमारी इस वबा से, इस पेंडेमिक से हमें निजात मिल जाएगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मोहम्मद आरिफ साहब हैं शिकागो से, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर थैंक्स, काइंडली गिव अस अपडेट हाउ लॉन्ग दीज वैक्सीनेशंस विल बी इफेक्टिव, इफ आई टेक लाइक 2 शॉट्स ऑफ फाइजर हाउ लॉन्ग इट विल प्रोटेक्ट, और साथ ही it will protect me from COVID, or how long vaccination effect lost, or do we need third shot of the vaccine। इन्होंने एक और आगे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है इनका, बहुत अच्छा सवाल है। पहला इन्होंने पूछा है कि जब भी वैक्सीन लोग लगवाएंगे तो कितने दिन तक चांसेस हैं या कितने महीने तक चांसेस हैं कि ये हिफाजत करेगी या ये बचाएगी कोरोना वायरस से। मैं आप लोगों को अपनी असेसमेंट बता देता हूं कि अभी जो लोगों को और तीसरा उन्होंने पूछा कि क्या साथ ही थर्ड शॉट की, ये बड़ा ज़बरदस्त और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मेरी असेसमेंट ये है कि जिन लोगों को अभी ये वैक्सीन लग रही है, कम से कम 5 से 8 महीने के दरमियान उनको प्रोटेक्शन कम से कम मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि जो वैक्सीन की शक्ल में जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं या इम्यूनिटी पैदा होती है, वो नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी से ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर तक रहती है। पहली तो बात यह है कि कम से कम चांसेस यही हैं कि कम से कम 5 से 8 महीने, या हो सकता है कि हम पूरा साल ये प्रोटेक्ट करें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि जो एंटीबॉडीज़ की प्रोटेक्शन है वो रहती है 5 महीने तक
या 6 महीने तक, और उसके बाद आती हैं सर्दियां, और सर्दियों में फर्ज करें कि अगर ये थोड़ा इन्फेक्शंस बढ़ती हैं लोगों को, तो उस सूरत में ये जो आपने तीसरे शॉट की बात की है ये बहुत ज्यादा मददगार होगी। और मुझे लग ऐसे ही रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम भी होता है तो वो तीसरा जो शॉट है, जो हो सकता है कि जो नई स्ट्रेन उस वक्त होंगी उनसे मुतालिक बनाया जाए, तो लोगों को सिर्फ सिंगल शॉट लगेगा और हो सकता है उसकी जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ी भी तो एक सिंगल शॉट के बाद, जो कि आसानी से पूरी दुनिया को लग सकता है। पूरी दुनिया से मुराद जब मैं बात करता हूं तो वो लोग जिनको जरूरत है, वो लोग जिनको कोविड होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आने और जान जाने का खुदा न खास्ता डर होता है, तो उनकी मैं बात करता हूं। तो उनको अगर जरूरत हुई तो तीसरा शॉट लग जाएगा, वरना चांसेस यही है कि ये जो 2 शॉट की वैक्सीन है ये काफी हद तक हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखेगी। क्योंकि बुनियादी तौर पे अप्रैल मई जून में ट्रायल स्टार्ट हो चुके थे, तो अगर हम अप्रैल मई जून को देखें तो बहुत सारे महीने गुजर चुके हैं, लोगों को अंदाजा हो चुका है। और अक्सर दुनिया की वैक्सीन, क्योंकि वो 2 शॉट की उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो चांसेस यही हैं कि उनके जहन में यही है कि 2 शॉट के बाद चांसेस यही हैं कि वैक्सीन का असर रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कैंसाइनो है, या फिर अगर जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल शॉट है, तो शायद उसके लिए हमें 6 से 8 महीने के बाद एक और जो शॉट है यानी दूसरी शॉट की जरूरत पड़े। साथ ही आरिफ साहब का एक सवाल था कि वो वैक्सीन लगने के बाद के डूज एंड डोंट्स बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आरिफ, जो वैक्सीन लगने के बाद जाहिर है पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही हैं, और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के अलावा बाकी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कि जो तिब्बी अमला है जो भी हॉस्पिटल्स में काम करता है, तो उनको लग रही हैं। 2 मार्च के बाद जो 60-65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उनको लगना शुरू हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों को आहिस्ता आहिस्ता वो कवरेज मिलती जाएगी वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीन लगने से पहले ये है कि आप अपने जो वहाँ पे अमला होगा उनको अपनी एलर्जी की हिस्ट्री देंगे। आप अपने बारे में जो मेडिकल की जो भी हिस्ट्री है उसका ज़रूर जिक्र करें। जैसे कल ही एक दोस्त ने मुझे कॉल की, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अगर हम वैक्सीन लगवाएं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उनको ये बताएं कि हमने पहले हम वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने मेडिकल की हिस्ट्री कभी भी छुपानी नहीं होती अपने डॉक्टर से या जो लोग आपको डील कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी मत छुपाएं। मुझे आज भी एक केस याद है आईसीयू का, कि जिसमें एक जो पेशेंट था उनको दर्दों की दवाई जिसको हम एनसेड कहते हैं, तो उससे एलर्जी थी। उन्होंने क्योंकि शेयर नहीं किया हुआ था, तो किसी ने जब उनको ऑपरेशन के बाद दर्दों की दवाई की ज़रूरत पड़ी तो उनको वो एनसेड लग गया। तो उसके बाद से उनको इतना रिएक्शन हुआ कि उनको आईसीयू में एडमिशन और 2 दिन के लिए उनको आईसीयू में ठहरना पड़ा। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रखें कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या तिब्बी अमले के पास जाते हैं तो आप अपनी मेडिकल की हिस्ट्री ज़रूर बताएं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्या नहीं करना चाहिए? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एक तो वैक्सीन जो हैं, अभी तक के जितना भी डेटा है वो ये बताता है कि अमूमी तौर पे ये एक सेफ चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि उसका नुकसान ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखें दोस्तों, मेडिकल में हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बात होती है कि अगर 2000 लोगों को एक चीज़ दवाई दी जाए और उनमें से अक्सरियत को फ़ायदा हो और बहुत कम लोगों को अगर नुकसान भी हो, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो रिस्क से ज़्यादा है। और अभी तक जो वैक्सीनेशंस दुनिया में चली हैं उन्होंने यही बताया है कि जो वैक्सीन है उसके लोगों को फ़वाइद ज़्यादा है, और अगर 1, 2 या 10 लोगों को नुकसान भी हुआ है तो ये इडियोसिंक्रेसी से हम कहते हैं। आप यकीन माने कि एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है कि बाज़ लोगों को वो दवाई जो शायद लाखों लोग टैबलेट्स हैं वो खाते हैं, तो उनसे ऐसा रिएक्शन हो जाता है कि जिसके बाद वो आईसीयू में भी दाखिल होते हैं, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस भी लगते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और कोई नहीं बता सकता वक्त से पहले कि वो ये किसको होगा। तो इसलिए एक तो स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और अगर वैक्सीन लगने के बाद अगले 48 घंटे में किसी को दर्द होता है, किसी के जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है, हल्की फुल्की बुखार होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि वो रेस्ट करें, पैरासीटामोल लें। इससे पहले भी जब बच्चों को हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं या अपनी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते हैं या मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगवाते हैं या हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसकी वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को 2 दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार होता है। तो उसमें एक तो घबराना नहीं है, दूसरा वो सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं, और तीसरा ये है कि होपफुल रहें कि ये चीज़ आपके फ़ायदे की है। और जब किसी को वैक्सीन लग जाती है तो उसके 2 हफ्ते के बाद तक कोशिश करें कि वो पूरा, अगर वो पहले से अपने आप को एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि कम से कम वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के बाद और ख़ास तौर पे दूसरी डोज के 1 हफ्ते के बाद ही जाके प्रोटेक्शन आती है। तो कुछ खास करने वाली बात नहीं है, तो इसलिए आप रिलैक्स रहें। आखिरी क्वेश्चन आज का है लाइफ विद हानिया।
आप लोगों ने सवाल बहुत सारे पूछे हुए हैं, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ सवालों के जवाब दूं, ताकि बाकियों के कोशिश होती है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ सवाल सिलेक्ट करें, क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाती है। लाइफ विद हानिया पूछती हैं कि क्या अल्सर की जो मेडिसिन है भी इफेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद। हानिया, जो ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के जो अल्सर है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि अल्सर की जो मेडिसिन है, और आज के दौर में हम पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं लोगों को। आमतौर पे ये 2 हफ्ते से 1 महीने के लिए दी जाती हैं, और जब ये प्रॉब्लम बेहतर हो जाता है और यानी अल्सर का, और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अगर लोग उसको फॉलो करते हैं अपने डाइट प्लान्स को भी, और जिन चीज़ों से को अवॉइड करना है खाने में या जो भी डॉक्टर की हदायत हैं, तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं देनी पड़ती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है जिसको जोड़ों के दर्द का मसला है, उसको अर्थराइटिस है, और उसको दर्दों की दवाई जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसिड्स कहते हैं, वो उनको लेना पड़ता है मजबूरन। तो ऐसे लोगों को साथ साथ मुसलसल पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या अल्सर वाली दवाई, या अल्सर उनको हो चुका होता है उससे बचाने के लिए दवाई देते हैं, या अल्सर ना हो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। तो आमतौर पे इस तरह के लोगों को फिर ये दवाई लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ अल्सर था तो अल्सर की टारगेटेड मेडिसिन होती हैं, 1 से 1.5 महीने के लिए दी जाती हैं, और उसके बाद अमूमी तौर पर या तो जरूरत नहीं पड़ती या लो डोज में डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देते हैं। आपके सेहत का कोई भी मसला हो, ये एक अमूमी एक इंफॉर्मेशन की वीडियोस होती हैं, आप कोशिश करें, और बल्कि हर सूरत अपने डॉक्टर से आपने रब्ता करना है, उनसे मशवरा लेना है, और आप लोग कोशिश करें कि कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के सवाल का जवाब जिस हद तक मुमकिन है देने के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।